डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स विद फेरोज शाह। आज मैं आपके साथ 2023 के ईटा टेस्ट के लिए फिजिक्स का सिलेबस डिस्कस कर रहा हूँ। काफ़ी स्टूडेंट्स के मैसेजेस आ रहे हैं कि सर हम कंफ्यूज हैं, हम क्या पढ़ें। तो मैं अभी जो सिलेबस डिस्कस कर रहा हूँ वो फ्रेश स्टूडेंट्स के लिए है। कुछ मंथ्स पहले हमने रिपीटर्स के लिए डिस्कस किया था, तो उसमें हम अ लिटिल बिट आउट ऑफ बाउंड्रीज गए थे क्योंकि उनके पास टाइम ज़्यादा था। अब टू द पॉइंट सिलेबस डिस्कस करूंगा। अब फ्रेश स्टूडेंट्स के लिए है या रिपीटर के लिए जो अभी वो रिवीजन करना चाहते हैं, तो टू द पॉइंट सिलेबस की डिस्कशन स्टार्ट करता हूँ। फिजिक्स पोर्शन में चैप्टर नंबर 1, जो चैप्टर नंबर 1 है इसका नाम है मेजरमेंट। नेम ऑफ चैप्टर इज मेजरमेंट। और मेजरमेंट में क्या इंक्लूड है? नथिंग। चैप्टर नंबर 1 से कुछ भी इंक्लूड नहीं है। ऑप्शनल में क्या है? नथिंग, कुछ भी नहीं है। और एक्सक्लूड क्या है? फुल चैप्टर। एक्सक्लूड का मतलब है कि जो शामिल नहीं है। एक्सक्लूड मीन जो शामिल नहीं है, जो आपको पढ़ना नहीं है। तो फुल चैप्टर सिलेबस में नहीं है और शामिल जो है वो कुछ भी नहीं है। तो नथिंग फ्रॉम चैप्टर 1 ऑप्शन एंड श्योर, फुल चैप्टर सिलेबस से बाहर है। नेक्स्ट जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 2, वो है वेक्टर्स, टार्क एंड इक्विलिब्रियम। वेक्टर्स, टार्क एंड इक्विलिब्रियम में माय डियर स्टूडेंट्स आपके लिए जो शामिल है वो है टार्क। द ओनली टॉपिक इज टार्क। अब बहुत से स्टूडेंट्स कहेंगे कि सर चैप्टर 2 का तो नामो निशान भी नहीं है सिलेबस में, तो उनके लिए मैं बता दूं कि टार्क एंगुलर मोशन में हर टॉपिक से वाबस्ता है और एंगुलर मोशन का मोर देन 50% चैप्टर शामिल है। तो एंगुलर मोशन और टार्क के बगैर ये नामुमकिन है। लिहाजा टार्क जो है वो आपने पढ़ना है। टार्क इस्तेमाल होता है चैप्टर 5 में, लेकिन उसका डिटेल चैप्टर 2 में मौजूद है। तो चैप्टर 2 शामिल नहीं है सिलेबस में, लेकिन टार्क आपने पढ़ना होगा। और ऑप्शनल में नथिंग, कुछ भी ऑप्शनल नहीं है, यानी शक वाले टॉपिक नहीं है। बस टार्क यकीनन आपने करना है, टार्क आपने यकीनन करना है। और इसके अलावा शक वाला टॉपिक एक भी नहीं है, बाकी सब स्किप कर दो। और रिमेनिंग ऑल टॉपिक्स आर एक्सक्लूडेड। बाकी जितने भी टॉपिक्स हैं वो एक्सक्लूडेड है, वो आपने पढ़ने नहीं है। चैप्टर नंबर 2 वेक्टर्स में सिर्फ टार्क आप पढ़ें, ये जरूरी है क्योंकि चैप्टर 5 सिलेबस में है और टार्क जो है वो चैप्टर 5 में यूज होता है। नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 3, और चैप्टर नंबर 3 है फोर्स एंड मोशन। फोर्स एंड मोशन, आसान बात करूं तो आप बेशक सिलेबस देखे और ऑब्जेक्टिव देखे तो इसका एक भी टॉपिक जो है वो सिलेबस से बाहर नहीं है। तो इंक्लूड क्या है? श्योरली इंक्लूड है फुल चैप्टर। फुल चैप्टर 3 जो है वो आपने करना है। चैप्टर 3 में एक भी टॉपिक ऐसा नहीं है जो आप छोड़ोगे, सब आपको पढ़ना है। शक वाले नथिंग, सब के बारे में हमें यकीन है कि हमें पढ़ना है, तो शक वाला कोई टॉपिक है ही नहीं। ऑप्शनल का मतलब है कि जो अगर जिसके पास टाइम हो वो पढ़ लो और जिसके पास टाइम ना हो वो ना पढ़ो। और श्योर इंक्लूड का मतलब है कि ये पढ़ना जरूरी है, और श्योर एक्सक्लूड का मतलब है कि इसको चाहे आपके पास टाइम हो भी तो ना पढ़ो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो याद रखें चैप्टर नंबर 3 में एक्सक्लूड नथिंग है। चैप्टर 3 में कुछ भी सिलेबस से बाहर नहीं है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अब मैं बात कर रहा हूं चैप्टर नंबर 4 पे, और चैप्टर नंबर 4 का नाम है वर्क, पावर एंड एनर्जी। आप सिलेबस खोल कर देख लें तो वर्क का भी नाम मिलेगा, पावर का भी नाम मिलेगा और एनर्जी का भी नाम मिलेगा। तो जनाब अली, इसमें भी मैं लिख रहा हूं आपके लिए फुल चैप्टर। आपने फुल चैप्टर तैयार करना है, पढ़ना है, कुछ भी आपने स्किप नहीं करना। फुल चैप्टर इज एक्सेप्ट वन टॉपिक। सिर्फ एक टॉपिक के अलावा बाकी सारे टॉपिक्स इन्वॉल्व हैं। फुल चैप्टर मीन सारे टॉपिक्स, एक्सेप्ट वन टॉपिक, एक टॉपिक उसमें नहीं है, बाकी सारे टॉपिक्स हैं। वो वन टॉपिक क्या है जो कि इन्वॉल्व नहीं है,
ऑप्शनल में नथिंग है, शक वाली बातें में नथिंग है, नथिंग। कोई भी बात ऐसी नहीं है जिसके बारे में हम सोचे कि ये हम पढ़ें या ना पढ़ें, पढ़ें या ना पढ़ें, तो नथिंग। श्योर है कि पूरा चैप्टर पढ़ना है और श्योर है कि सिर्फ एक टॉपिक शामिल नहीं है, और जो टॉपिक शामिल नहीं है वो है एस्केप वेलोसिटी। सिर्फ एस्केप वेलोसिटी जो है वो श्योरली इस चैप्टर का हिस्सा नहीं है, इस सिलेबस का हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट जो है माय डियर स्टूडेंट्स वो है चैप्टर नंबर 5, और चैप्टर नंबर 5 का नाम क्या है? दैट इज एंगुलर मोशन, सर्कुलर या रोटेटरी मोशन। मैं इस चैप्टर की बात कर रहा हूं। इस चैप्टर में जो कुछ शामिल है वो मुलाहिजा करें जनाब। इसमें शामिल है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आपको पढ़ना है, हर हाल में पढ़ना है। एंगुलर वेलोसिटी भी आपको पढ़ना है, और एंगुलर एक्सेलरेशन भी पढ़ना है। एंगुलर एक्सेलरेशन भी पढ़ना है आपको, और एंगुलर मोमेंटम भी पढ़ना है। एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर एक्सेलरेशन और एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये चार तो टॉपिक्स श्योर हैं। इक्वेशंस कौन कौन से श्योर हैं? तो याद रखिए वो सारे फार्मूले, मैं सिर्फ वेरिएबल लिखता हूं आपके लिए, वो सारे फार्मूले आपके कोर्स में शामिल हैं। वो सारे फार्मूले शामिल हैं माय डियर स्टूडेंट्स, जिसमें टार्क शामिल हो, जिसमें सेंट्रीपिटल फोर्स शामिल हो, जिसमें सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन शामिल हो, जिसमें ओमेगा हो, जिसमें वी हो, जिसमें टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हो, जिसमें अल्फा हो, जिसमें आर हो, जिसमें पी हो, जिसमें एल हो। इन फार्मूलों में या इन क्वांटिटीज में जितने भी फार्मूले हैं वो सब आपको पढ़ने हैं। यानी वो सारे फार्मूले चैप्टर नंबर 5 के, वो सारे फार्मूले जिसमें टार्क हो, जिसमें सेंट्रीपिटल फोर्स हो, जिसमें सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हो, ओमेगा हो, लीनियर वेलोसिटी हो, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हो, एंगुलर एक्सेलरेशन हो, मोमेंट आर्म या रेडियस हो, लीनियर मोमेंटम हो, एंगुलर मोमेंटम हो, वो सारे फार्मूले करने लाजमी है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इसमें ऑप्शनल क्या है? ऑप्शनल दो टॉपिक हैं जिसके बारे में शक किया जाए कि भाई ये दो पढ़ने या ना पढ़े। तो पहला टॉपिक है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये सिलेबस में नहीं है, लेकिन जो सिलेबस में है इन टॉपिक से इसका ताल्लुक है। सिलेबस में इन्वॉल्व टॉपिक्स का ताल्लुक मोमेंट ऑफ इनर्शिया से है। तो ये सिलेबस में है नहीं खुद, लेकिन जो सिलेबस में है उनके साथ वाबस्ता है। तो शक में हुआ अगर आप इसको पढ़ लें तो अच्छा है, ना पढ़ें तो यू आर ऑन रिस्क। हो सकता है कि क्वेश्चन ना आए क्योंकि सिलेबस में तो नहीं है। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के अलावा है सैटेलाइट। याद रखिए जो सैटेलाइट है वो ऑप्शनल इसलिए है क्योंकि यहाँ सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, ये दोनों यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में होते हैं, और सैटेलाइट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का बेहतरीन और परफेक्ट एग्जाम्पल है। तो अगर सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन शामिल है तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से ताल्लुक है, और उसका एग्जाम्पल ये है। तो सैटेलाइट की अगर मेन पॉइंट्स आपके जहन में हो, मोटी मोटी चंद बातें, तो यू विल बी इन सेफ जोन। नहीं तो आप ये इन पर फोकस करें, ये सिलेबस में नहीं, आप इग्नोर कर सकते हैं, इसलिए मैंने इसको ऑप्शनल कहा। प्लस में कह सकता हूं कि अगर आप एपरेंट वेट वाली बातें भी कर लें, एपरेंट वेट वाली बातें भी सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये न्यूटन्स लॉस से कंसर्न है। सो अगर एपरेंट वेट पढ़ ले तो अच्छा है, ना पढ़े तो हो सकता है टेस्ट में ना हो क्योंकि सिलेबस में शामिल नहीं है, बट न्यूटन्स लॉस से इनका कनेक्शन है। सो आप पढ़ ले तो ज्यादा है, अगर आपके पास टाइम है थोड़ा बहुत तो आप 8-10 मिनट इस पे खराब करें तो आपके लिए फायदा होगा। इसमें जो श्योरली एक्सक्लूड है, जो शामिल नहीं है माय डियर स्टूडेंट्स, वो है इंक्लाइंड प्लेन। इंक्लाइंड प्लेन पर जो रोलिंग होता है वो शामिल नहीं है, इंक्लाइंड प्लेन का रोलिंग शामिल नहीं है। इसके अलावा काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी शामिल नहीं है, और रोलिंग काइनेटिक एनर्जी भी शामिल नहीं है। रोलिंग काइनेटिक एनर्जी भी शामिल नहीं है। ये चैप्टर नंबर 5 का सिलेबस है, ये तो आपने श्योर करने हैं, ये कर लो, यू आर इन सेफ जोन। फिर अगर टाइम है और इनको एक नजर दे दो तो अच्छी बात है, नहीं तो आगे की चीजें इग्नोर कर सकते हो। मैंने आपको 3 कैटेगरीज बताए। ये है हमारे स्टूडेंट 5 चैप्टर्स का डिस्कशन। अब मैं आपके लिए डिस्कस करूंगा नेक्स्ट चैप्टर्स, और नेक्स्ट चैप्टर जो हैं उनमें क्या क्या सूरत हाल है तो हम वो बात भी करने वाले हैं।
नेक्स्ट हमारे पास है चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 है फ्लूइड डायनामिक्स। तो उम्मीद है आपको इतना पता होगा कि फ्लूइड डायनामिक्स में इंक्लूड है कुछ भी नहीं, फुल चैप्टर आउट ऑफ सिलेबस है, ऑप्शनल में भी कुछ भी नहीं है, शक की गुंजाइश ही नहीं है कि बर्नौलीज इक्वेशन पढ़े या ना पढ़े। ना पढ़ो भाई, आराम से यूं उठाकर उधर फेंक देना। और श्योर एक्सक्लूडेड फुल चैप्टर, फुल चैप्टर सिलेबस से बाहर है और आपका इससे दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। जो डॉक्टर बनने के ख्वाब देखता है वो फ्लूइड डायनामिक्स से दूर रहे। और चैप्टर नंबर 7 ये है ऑसिलेशंस। चैप्टर का नाम है माय डियर स्टूडेंट्स ऑसिलेशंस। ऑसिलेशंस में इन्होंने कहा है सिंपल हार्मोनिक मोशन। इतना आसान कहा है सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो माय डियर स्टूडेंट पहले तो स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, वो सिर्फ सिलेबस पढ़ते हैं, वो कहते हैं सर सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑसिलेशन का तो नाम ही नहीं। चैप्टर 8 के नीचे ऑब्जेक्टिव्स हैं सिलेबस में, उन ऑब्जेक्टिव्स का सेकंड स्टेटमेंट आप पढ़े तो वहां लिखा है सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। गलती से वहां प्रिंट हुआ है बट आपने पढ़ना तो है अगर प्रिंट हुआ। अब सिंपल हार्मोनिक मोशन का डेफिनेशन भी आपने पढ़ना है, इसका डेफिनेशन, इसका मैथमेटिकल फॉर्म, इसके सारे इक्वेशंस यानी काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला, पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला, एक्सेलरेशन का फार्मूला, टाइम पीरियड का फार्मूला, फ्रीक्वेंसी का फार्मूला, वाइब्रेशन और ये सारी चीजें जो आपस में रिलेट होती हैं, टाइम फ्रॉम मीन टू एक्सट्रीम वगैरह वगैरह, फ्रॉम मीन टू मिड ऑफ एक्सट्रीम एंड मीन, ये सारी बातें। इसके अलावा टोटल एनर्जी का फार्मूला, इसके डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला, ये सारे फार्मूले और इक्वेशंस भी आपको पढ़ने हैं। और इसके एग्जाम्पल्स में सिंपल पेंडुलम भी आता है और स्प्रिंग मास सिस्टम भी आता है। सिंपल पेंडुलम और स्प्रिंग मास सिस्टम, सिंपल पेंडुलम और स्प्रिंग मास सिस्टम, ये पूरा इसमें आता है। और हत्ता के सिंपल हार्मोनिक मोशन का ग्राफ भी आता है, यानी वेव फॉर्म ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। जब आपने कहा सिंपल हार्मोनिक मोशन इन कैरेक्टरिस्टिक्स तो ये सारी बातें आपको पढ़नी है। शॉर्ट बात करूं, चैप्टर 7 ऑसिलेशन फुल शामिल है सिवाय दो चीजों के, वो दो चीजें शामिल नहीं है। याद रखिए शक में है नथिंग, शक में है नथिंग, कुछ भी शक में नहीं है। जो है वो यकीन से हैं और जो नहीं है वो यकीन से नहीं है, तो शक वाले इसमें कुछ नहीं है। अब जो नहीं है माय डियर स्टूडेंट्स वो क्या क्या है, डैम्पिंग, डैम्पिंग नहीं है और रेजोनेंस नहीं है। रेजोनेंस और डैम्पिंग जो है वो चैप्टर 7 के शामिल नहीं है। तो दीज टू टॉपिक्स आर एक्सक्लूडेड, ये नहीं है, बाकी सब इंक्लूड हैं, ये सब आपने पढ़ने हैं, इनका फुल डिटेल पढ़ना है और शक में कोई कुछ भी नहीं है। चैप्टर नंबर 8 की डिस्कशन हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 8 का मुबारक नाम है वेव्स। और वेव्स में क्या क्या शामिल है, जो शामिल है माय डियर स्टूडेंट्स वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव्स। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव्स ये शामिल है। अब मैं बोल देता हूं, लिखना बहुत मुश्किल है, टाइम कम है वीडियोस के लिए। तो जनाब मैं कह रहा हूं कि कैरेक्टरिस्टिक्स में वेवलेंथ के क्वेश्चन आ सकते हैं, फ्रीक्वेंसी के आ सकते हैं, इंटेंसिटी के आ सकते हैं, एनर्जी के आ सकते हैं, एम्पलीट्यूड के आ सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट्स के आ सकते हैं, इसके अलावा स्पीड के आ सकते हैं। ये सारे वेवलेंथ वगैरह, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, ये सब चीजें जो वेव के होती हैं वो सब आपने पढ़ने हैं कैरेक्टरिस्टिक्स में। इसके अलावा टाइप्स ऑफ वेव्स में प्रोग्रेसिव वेव्स आते हैं और पीरियोडिक वेव्स आते हैं, ट्रांसवर्स वेव्स आते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स आते हैं। तो इनके टाइप्स के भी डेफिनेशंस आपको पढ़ने हैं, सिलेबस में लिखा है। टाइप्स ऑफ वेव्स भी आपने करने हैं। फिर आपने पढ़ना है जनाब स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। ये शॉर्ट सिंपल लिखा है। स्पीड ऑफ साउंड इन एयर में क्या क्या शामिल है, न्यूटन का फार्मूला शामिल है, लैप्लास का फार्मूला शामिल है और वो सारे फैक्टर्स शामिल हैं जिन पर स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड करता है या नहीं करता। वो सारा डिटेल आपने पढ़ना है, स्पेशली विद टेम्परेचर। इसके बाद माय डियर स्टूडेंट शामिल है इंटरफेरेंस।
इंटरफेरेंस भी शामिल है और सुपरपोजिशन भी शामिल है। इंटरफेरेंस भी शामिल है और सुपरपोजिशन भी शामिल है। और माय डियर स्टूडेंट्स, इंटरफेरेंस और सुपरपोजिशन के बाद स्टैंडिंग वेव्स भी शामिल हैं। और ये भी याद रखें कि स्टैंडिंग या स्टेशनरी वेव्स स्ट्रिंग के भी शामिल हैं और ऑर्गन पाइप्स यानी एयर कॉलम्स के भी शामिल हैं। बहुत से स्टूडेंट कहेंगे कि सर एयर कॉलम्स का तो नहीं लिखा, स्ट्रिंग लिखा है। वही बात ऑब्जेक्टिव्स देखे, ऑब्जेक्टिव्स के लास्ट में लिखा है स्टेशनरी वेव्स इन एयर कॉलम्स, और एयर कॉलम्स जो है वो ऑर्गन पाइप्स को बोलते हैं। तो ऑर्गन पाइप्स, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, ओपन ऑर्गन पाइप एंड स्ट्रिंग में स्टैंडिंग वेव्स ये तीनों शामिल हैं। और माय डियर स्टूडेंट्स, डॉपलर इफेक्ट भी शामिल है। बड़ा बड़ा लिखा है कि डॉपलर इफेक्ट भी शामिल है। ये श्योर वो काम है जो आपने करने हैं और हर हाल में करने हैं। जो ऑप्शनल टॉपिक्स हैं वो सिर्फ बीट्स हैं। बीट्स के बारे में शक है, बीट्स का सिलेबस में नामो निशान भी नहीं है, लेकिन बीट्स जो है वो सुपरपोजिशन का रिजल्ट है और बीट्स सुपरपोजिशन से ताल्लुक रखता है। तो सिलेबस में नहीं है और सुपरपोजिशन से ताल्लुक रखता है, इसलिए बीट्स ऑप्शनल में है। यानी अगर जिसके पास टाइम है और देख ले तो अच्छी बात है, लेकिन अगर टाइम नहीं है और कोई स्टूडेंट बीट्स पढ़ रहा है और स्पीड ऑफ साउंड इन एयर नहीं पढ़ रहा तो वो गलत बात है, फिर वो नुकसान कर रहा है। तो आपने पहले शोर पढ़ने हैं, फिर अगर टाइम हुआ तो ऑप्शनल पे जाएं वरना इग्नोर करें। तो बीट्स ऑप्शनल में है, सुपरपोजिशन से टच है तो इसलिए इंक्लूड भी हो सकता है, सिलेबस में नहीं है तो एक्सक्लूड भी हो सकता है, आपकी मर्जी है। श्योरली एक्सक्लूडेड क्या है चैप्टर नंबर 8 में, तो याद रखें रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स। रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स जो है वो सिलेबस से एक्सक्लूड कर दिया गया है। रिफ्लेक्शन फ्रॉम डेंसर, रिफ्लेक्शन फ्रॉम रेयर, ये अभी इस सिलेबस में इन्वॉल्व नहीं है, पहले था लेकिन अब नहीं है। रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स जो है ये सिलेबस से निकाल दिया गया है। और रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स के बाद है जनाब अल्ट्रासोनिक्स। अल्ट्रासोनिक्स भी सिलेबस में शामिल नहीं है। और इसमें जो है इको और इको से रिलेटेड जो चीजें हैं वो भी सिलेबस में इन्वॉल्व नहीं है। तो these are the excluded topics. It is the optional, only one optional topic in chapter 8 and these are the included topics. उम्मीद है आप चैप्टर 8 का सिलेबस समझ गए होंगे और इस बात का ख्याल रखेंगे कि आपको एतराज का हक नहीं है। अगर आपको मेरी बातों से आप एग्री नहीं हैं तो माय डियर स्टूडेंट्स आप वही करें जो आपका अपना दिल चाहता है, आपको कोई रोक सकता है। लिहाजा जो आपको अच्छा लगे वही करें। मैं सिर्फ दुआ करूंगा कि अल्लाह आपको बेस्ट रिजल्ट दे आपकी उम्मीदों के मुताबिक। चैप्टर नंबर 9 हम बात करेंगे ऑप्टिक्स की। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ऑप्टिक्स जो है, ऑप्टिक्स में क्या क्या शामिल है और क्या क्या शामिल नहीं है। जो श्योर है वो नथिंग है, कुछ भी इससे नहीं उठाया गया। जो ऑप्शनल है वो नथिंग है। नथिंग इज देयर इन ऑप्टिक्स इन सिलेबस ऑफ पीएमसी एंड फुल चैप्टर इज एक्सक्लूडेड। पूरे का पूरा चैप्टर जो है वो डस्टबिन में फेंक चुका है आपका पीएमसी का सिलेबस। लिहाजा ऑप्टिक्स से दूर रहें, आपके लिए खतरा है। और जनाब 10 नंबर, चैप्टर नंबर 10, और चैप्टर नंबर 10 जो है वो है थर्मोडायनामिक्स। इसका नाम है थर्मोडायनामिक्स। द नेम ऑफ चैप्टर 10 इज थर्मोडायनामिक्स। इसमें जो श्योर टॉपिक्स हैं वो है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स प्लस जो नेक्स्ट श्योर टॉपिक है वो है हीट फैक्टर्स। शॉर्टकट लिखता हूं, हीट फैक्टर्स। अब हीट फैक्टर्स में क्या क्या है? हीट फैक्टर्स में है माय डियर स्टूडेंट्स मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, स्पेसिफिक हीट या स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और हीट कैपेसिटी। ये 5 फैक्टर्स और इनके इक्वेशन Cp और Cv के इक्वेशन और Cp और Cv के दरमियान इक्वेशन Cp - Cv = R। ये बातें आपने पढ़नी है। इसके अलावा शकूक और शुबहात वाला कुछ भी नहीं है। चैप्टर नंबर 10 में कुछ भी ऐसा नहीं जिस पे आप शक करें कि ये पढ़ूं ये ना पढ़ूं, ये पढ़ूं ये ना पढ़ूं। हाँ, एक बात और, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में सिर्फ डेफिनेशन नहीं है कि हीट गिवन टू अ सिस्टम can change the internal energy and can perform or can do some sort of work, बल्कि आइसोकोरिक, आइसोबैरिक, एडियाबैटिक, आइसोथर्मल, ये 4 फॉर्म्स ऑफ फर्स्ट लॉ भी शामिल है। इस बात का ख्याल रखोगे। नथिंग इज इन डाउट एंड रिमेनिंग ऑल
फुल चैप्टर रिमेनिंग ऑल लिख लेता हूं क्योंकि लिखना इस वक्त महाल है। रिमेनिंग ऑल जो है वो एक्सक्लूडेड है। मैं एक बार रीड कर लेता हूं आपके लिए। रिमेनिंग ऑल में सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, कार्नोट इंजन, एंट्रोपी और हीट इंजन, हीट पंप और थर्मल इक्विलिब्रियम, ये सारी चीजें जो हैं ये एक्सक्लूडेड हैं, ये सिलेबस में शामिल नहीं है। ये फर्स्ट ईयर का सिलेबस खत्म हुआ। अब हम जल्दी जल्दी डिस्कस करते हैं आपके साथ सेकेंड ईयर का पीएमसी का सिलेबस, ताकि आपकी उलझनें कम हो जाएं और हमें आपकी दुआओं में हिस्सा मिले। सो माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो है चैप्टर नंबर 11, और चैप्टर नंबर 11 का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या क्या शामिल है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में फुल चैप्टर एक्सेप्ट फ्यू टॉपिक्स, चंद टॉपिक्स के अलावा बाकी फुल चैप्टर शामिल हैं। अब वो चंद टॉपिक्स क्या हैं वो इधर लिख रहा हूं, एक्सक्लूडेड में लिख रहा हूं, लेकिन फुल चैप्टर शामिल है। कूलम लॉ शामिल है, फुल बाय फुल वेक्टोरियल फॉर्म, मटेरियल फॉर्म, वैक्यूम फॉर्म, ये सब शामिल है। इलेक्ट्रिक फील्ड शामिल है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल शामिल है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी शामिल है, लाइंस शामिल हैं, फ्लक्स शामिल हैं, और अगर गॉसेस लॉ का एप्लीकेशन है तो इट मीन के गॉसेस लॉ भी शामिल है, कैपेसिटर शामिल है। रह क्या गया? वही 2-3 छोटे से टॉपिक रह गए जिसको मैंने कहा कि सारा चैप्टर पढ़ो एक्सेप्ट फ्यू टॉपिक्स। इसमें शकूक व शुबहात में कुछ भी नहीं है, बस जो है वो यकीनन है, जो नहीं है वो यकीनन नहीं है। अब जो नहीं है वो है एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इसको पढ़ने की आपको कोई जरूरत नहीं है। फोटोकॉपियर और इंकजेट प्रिंटर और लेजर प्रिंटर, ये चीजें आप ना पढ़ें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है ये शामिल नहीं है। बाकी जो है जो लिटिल बिट छोटे मोटे टॉपिक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, पोटेंशियल ग्रेडियंट है, सिलेबस में लिख के नहीं है, लेकिन वो चूंकि फ्लक्स वगैरह और फील्ड से वाबस्ता है तो आपने पढ़ने हैं और हर हाल में पढ़ने हैं। एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ना पढ़ें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट हमारे पास है चैप्टर नंबर 12। चैप्टर नंबर 12 का नाम है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी में क्या क्या शामिल है? तो ओहम लॉ शामिल है। इसमें पहला टॉपिक शामिल है ओहम्स लॉ। और ओहम लॉ में क्या क्या शामिल है? लेट मी एक्सप्लेन। डेफिनेशन ऑफ ओहम लॉ, मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ ओहम लॉ, रेजिस्टेंस का डेफिनेशन और इसका फुल डिटेल, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, रेजिस्टिविटी और ये चीजें शामिल हैं। और वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस विद टेम्परेचर, वेरिएशन ऑफ रेजिस्टिविटी विद टेम्परेचर, ग्राफ ऑफ ओहम लॉ, ये जो कुछ मैंने कहा ये सब ओहम लॉ के लफ्ज में आ जाता है। उम्मीद है आप इसको रिवाइंड करके फिर सुनोगे। सिर्फ ओहम लॉ का मतलब डेफिनेशन नहीं है, जो मैंने फलसफा जाना अब सब के सब है। इसके अलावा है इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर का डेफिनेशन शामिल है, मैथमेटिकल फॉर्म शामिल है, पावर डिसिपेटेड शामिल है, पावर लॉस शामिल है, पावर जनरेटेड शामिल है, सीरीज सर्किट में पावर क्या होगा, पैरेलल सर्किट में पावर क्या होगा, ये शामिल है। यही 2 टॉपिक्स हैं। इसके अलावा नथिंग इन डाउट, शक में कुछ भी नहीं है कि ये पढ़ूं या ना पढ़ूं, ऐसा कुछ इसमें नहीं है। जो श्योरली एक्सक्लूडेड है वो है किरचॉफ्स लॉज। किरचॉफ्स लॉज नहीं है जनाब, आपके लिए नहीं है। इसमें व्हीटस्टोन ब्रिज से आज से आपका रिश्ता टूट गया। और पोटेंशियोमीटर, थर्मोकपल, थर्मिस्टर और इसके अलावा रियोस्टेट प्लस पोटेंशियल डिवाइडर, ये वो सारे टॉपिक्स हैं जो शामिल नहीं हैं। यानी ये टॉपिक्स आपने नहीं पढ़ने, ऑप्शनल में कुछ भी नहीं है, ये 2 आपने पढ़ने हैं। और इनमें क्या क्या पढ़ना है उम्मीद है आपको याद रहेगा। नेक्स्ट जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। The next chapter is electromagnetism. Chapter number 13, इसका नाम है electromagnetism.
और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में क्या क्या शामिल है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में माय डियर स्टूडेंट जो शामिल है मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड का डेफिनेशन परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड, टेम्परेरी मैग्नेटिक फील्ड। फिर टेम्परेरी मैग्नेटिक फील्ड के दो टाइप्स, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर करंट। इनके राइट हैंड रूल्स यानी डायरेक्शंस और इनके मैथमेटिकल इक्वेशन यानी इंटेंसिटी के फार्मूले, ये सब शामिल हैं। मैग्नेटिक फील्ड में मैंने जो कहा वो जरूरी है, मैंने जो कहा उसको रिवाइंड करें फिर सुन ले। और मैग्नेटिक फील्ड के अलावा शामिल है मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स में क्या क्या है, यानी डेफिनेशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, इसका यूनिट वेबर, और इसके अलावा इसका मैथमेटिकल फॉर्म दैट बी ए कॉस ऑफ थीटा, और इसके मैक्सिमम कब होगा, ये मिनिमम कब होगा, ये सारी चीजें मैग्नेटिक फ्लक्स की शामिल है। सो मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फ्लक्स, इसके अलावा कुछ भी शामिल नहीं है। नथिंग इज इन डाउट, शक में कुछ भी नहीं है। और क्या क्या एक्सक्लूडेड है, तो एम्पेयर लॉ पढ़ने की जरूरत नहीं है। एम्पेयर लॉ, एम्पेयर फार्मूला ये नहीं है। और एक बात और कि ऑब्जेक्टिव्स में लिखा है, अच्छा है याद आया, इसके ऑब्जेक्टिव्स में लिखा है फोर्स ऑन मूविंग चार्ज, ये जरूरी है। फोर्स ऑन मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड, ये इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैग्नेटिक फील्ड की बातें आपने पढ़ी, मैग्नेटिक फ्लक्स में क्या क्या है मैंने कह दिया। इसमें क्या है, मूविंग चार्ज पर मैग्नेटिक फील्ड कितना फोर्स लगाता है, किस तरफ लगाता है, यानी राइट हैंड रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, और इसका फार्मूला क्यू वी बी साइन ऑफ थीटा या क्यू वी क्रॉस बी, और इसके केसेस, और ये सेंट्रीपिटल का काम करता है, ये चार्ज पार्टिकल को सर्कल में घुमाता है, उस सर्कल के रेडियस का फार्मूला, फ्रीक्वेंसी का फार्मूला, ये चीजें आपने पढ़नी है। ये तीन टॉपिक्स, और इस तीन टॉपिक के अंदर क्या मटेरियल होना चाहिए वो मैंने आपके नाम कर दिया। नथिंग इज ऑप्शनल, एम्पेयर लॉ नहीं है, एम्पेयर फार्मूला नहीं है, इसके अलावा फोर्स ऑन कंडक्टर नहीं है, फोर्स ऑन कंडक्टर शामिल नहीं है, और टार्क इन कॉइल शामिल नहीं है, और गैल्वानोमीटर भी शामिल नहीं है, एमीटर मोहतरम भी आपसे रूट चुका, वोल्टमीटर भी नहीं है, और एवोमीटर भी नहीं है, और इलेक्ट्रिकल थर्मामीटर भी नहीं है, ये इस चैप्टर के वो बातें हैं जो शामिल नहीं हैं, और ये इस चैप्टर के वो बातें हैं जो शामिल हैं। ये गलती मत कीजिएगा कि आप इनका सिर्फ डेफिनेशन पढ़े, मैंने अच्छा खासा इसके अंदर मटेरियल डिस्कस किया, वो सब पढ़ना लाजमी है। नेक्स्ट जो है चैप्टर नंबर 14, लेट मी शेयर द सिलेबस इन्वॉल्व्ड एंड सिलेबस रिजेक्टेड बाय पीएमसी इन चैप्टर नंबर 14। चैप्टर नंबर 14 में 4 टॉपिक्स शामिल हैं, और चैप्टर नंबर 14 का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। माय डियर स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में 4 टॉपिक्स शामिल हैं। पहला है फैराडेज लॉ, दूसरा आपने पढ़ना है लेंज लॉ, तीसरा आपने पढ़ना है जनरेटर, और फोर्थ आपने पढ़ना है ट्रांसफार्मर। और ये भी बता दूं कि ये चारों टॉपिक्स मेरे अपने इस चैनल पर ऑलरेडी अपलोड हैं, अगर आप उधर से हेल्प ले सकते हो, लेना चाहते हो आप ले सकते हो। इसके सारे मेन पॉइंट्स अलॉन्ग विद इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज मैंने अपलोड किए हैं। ऑप्शनल टॉपिक्स, नथिंग इज इन डाउट, किसी भी टॉपिक के बारे में ये तासुर नहीं है कि यार ये पढ़े या ना पढ़े, छोड़ दे पढ़ लें, ये टेंशन वाला टॉपिक इसमें नहीं है। एक्सक्लूडेड टॉपिक क्या क्या है, तो जनाब इसमें है सेल्फ इंडक्शन, इससे दूर रहें, म्यूचुअल इंडक्शन, इससे भी दूर रहें, मोशनल ईएमएफ, इससे भी दूर रहें, और इस तरह और जो टॉपिक्स हैं 2-3 छोटे से, वो भी नहीं है। इनके अलावा जो टॉपिक्स हैं वो सब एक्सक्लूडेड हैं। और नेक्स्ट है जनाब चैप्टर नंबर 15। चैप्टर नंबर 15 नंबर चैप्टर एसी सर्किट। इसमें से शामिल हुए नथिंग, कुछ भी नहीं, और ऑप्शनल में भी नथिंग है, और निकाला गया है फुल चैप्टर, डस्टबिन में फेंका है फुल चैप्टर पीएमसी ने। लिहाजा एसी सर्किट जो है
वो शामिल नहीं है, इससे भी दूर रहें। फिर है जनाब चैप्टर नंबर 16 और चैप्टर 16 का नाम है सॉलिड्स, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड में भी नथिंग, कुछ भी शामिल नहीं है, ऑप्शनल में भी कुछ नहीं है और फुल चैप्टर जो है वो रिजेक्ट हुआ है पीएमसी के मोहतरम हजरात ने इसको फेंक दिया है, ये आपके लिए नहीं है। सो माय डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 17 जिसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स में माय डियर स्टूडेंट्स जो टॉपिक शामिल है वो है रेक्टिफिकेशन, सिर्फ रेक्टिफिकेशन शामिल है। और रेक्टिफिकेशन का डेफिनेशन, इसके टाइप्स, हाफ वेव रेक्टिफिकेशन, फुल वेव रेक्टिफिकेशन, ब्रिज रेक्टिफिकेशन, टाइप्स का डेफिनेशन। फिर डिटेल ऑफ हाफ वेव रेक्टिफिकेशन, इसका सर्किट, इसमें नंबर ऑफ डायोड, इससे चेंजेस इन फ्रीक्वेंसी, चेंजेस इन टाइम पीरियड, चेंजेस इन एम्पलीट्यूड। फिर फुल वेव रेक्टिफिकेशन में ये सारी चीजें। ब्रिज रेक्टिफिकेशन का डिटेल आपके कोर्स में नहीं है तो सिलेबस में कहां से आएगा। ऑप्शनल चीजें जो है वो है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर ऑप्शनल है, करो तो अच्छा है, ना करो तो बस किस्मत पे है, आप तवक्कुल की राह पे चलोगे। सेमीकंडक्टर जो है वो कहें और पीएन जंक्शन। पहले ये बता दूं कि ये क्यों ऑप्शनल में है, क्योंकि रेक्टिफिकेशन में पीएन जंक्शन होता है और पीएन जंक्शन में सेमीकंडक्टर होते हैं, तो रेक्टिफिकेशन के लिए ये दोनों इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हैं। तो अगर इनका भी डिटेल पढ़ लो तो बहुत अच्छी बात है, ना पढ़ो तो बस रेक्टिफिकेशन के ही सारे मेन पॉइंट्स समझ लो। अगर कोई पॉइंट समझ में नहीं आता जो इनसे वाबस्ता है तो उनको याद कर लो, आपका काम हो जाएगा। ये ऑप्शनल है, करें तो अच्छा है, ना करें तो पहले ये कर लो तो फिर भी अच्छा है। एक्सक्लूडेड टॉपिक में है ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर के पास भी ना जाएं और ट्रांजिस्टर और इसके अलावा सोलर पैनल जो है या फोटो सेल जो है या लाइट इमिटिंग डायोड जो है या लाइट एब्जॉर्बिंग डायोड जो है, फोटो डायोड जिसे कहते हैं, ये सारे चीजें शामिल नहीं है। ट्रांजिस्टर नाम की कोई चीज आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है। तो ये था जनाब इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑप्शन वगैरह आप समझ गए। चैप्टर नंबर 18, इसका नाम है मॉडर्न फिजिक्स। चैप्टर इसका नाम है जनाब मॉडर्न फिजिक्स। और माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मॉडर्न फिजिक्स में क्या है, श्योर इंक्लूडेड है पार्टिकल नेचर ऑफ फोटॉन। और पार्टिकल नेचर ऑफ फोटॉन में पहले आता है प्लांक क्वांटम थ्योरी, प्लांक क्वांटम थ्योरी, और इसके अलावा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये श्योर है, ये आपने करने हैं, आपका जी चाहे या ना चाहे ये आपने करने हैं। अगर आपने डॉक्टर बनना है और डॉक्टर बनने के रेस में आपने शामिल रहना है तो ये आपने पढ़ना है। प्लांक क्वांटम थ्योरी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और साथ में है कॉम्पटन्स इफेक्ट। कॉम्पटन्स इफेक्ट, डॉपलर इफेक्ट एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। मैंने डॉपलर कहा, गलत कहा। प्लांक क्वांटम थ्योरी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड कॉम्पटन्स इफेक्ट ये शामिल है। ऑप्शनल टॉपिक में पेयर प्रोडक्शन। पेयर प्रोडक्शन टाइम मिले तो पढ़ लेना, ना मिले तो कोई बात नहीं। और पेयर एनिहिलेशन, ये दोनों टॉपिक्स जो हैं ये ऑप्शनल हैं। पढ़ लो, एक नजर दे दो तो अच्छी बात है, नहीं वक्त नहीं है तो बस यही काफी है। इंशाल्लाह आपने इस मॉडर्न फिजिक्स में से जो 3-4 एमसीक्यूज फेस कर रहे होंगे 54 में, आप देखोगे कि उनका ताल्लुक इन 3 टॉपिक से होगा। इससे अगर क्वेश्चन आया तो ऑप्शनल एरिया में है, उठाने वाले इसको उठा भी सकता है, रिजेक्ट भी कर सकता है। एनीहाउ श्योर एक्सक्लूडेड टॉपिक्स जो है, रिमेनिंग ऑल कहूं तो अच्छा है, नहीं तो भाई आपके लिए लिख देता हूं स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ये शामिल नहीं है। रिलेटिविटी की थ्योरी शामिल नहीं है, प्लस ब्लैक बॉडी रेडिएशन का फुल डिटेल शामिल नहीं है, प्लस आपके लिए कहूं तो जनाब अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल भी शामिल नहीं है। और बात करूं तो डी ब्रॉगली के काम पे भी पानी फेर चुका है, डी ब्रॉगली आइडियाज भी शामिल नहीं है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप भी शामिल नहीं है। तो ये वो बातें हैं जनाब जो आप ना पढ़ें तो अच्छा है, इनका ना पढ़ना अच्छा है और इनका पढ़ना जरूरी है, और इनका ना पढ़ना किस्मत की बात है और पढ़ लेना अच्छी बात है। आपकी मर्जी है, आप अपनी मर्जी के मालिक हैं। जनाब 18 चैप्टर आपका कवर। लेट मी शेयर द सिलेबस ऑफ चैप्टर नंबर 19। और चैप्टर नंबर 19 में क्या क्या है वो भी आपके साथ शेयर करता हूं।
19 का नाम है एटॉमिक स्पेक्ट्रम। जो इसमें शोर टॉपिक है वो है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम या एटॉमिक स्पेक्ट्रम का डेफिनेशन और फिर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का डिटेल। एटॉमिक स्पेक्ट्रम कैसे बनता है, किस शेप में होता है, ये सारी बातें वो शामिल हैं। और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में कितने सीरीज हैं, कौन सा सीरीज के स्पेसिफिकेशन क्या है, किस रीजन में होता है, पहला वेवलेंथ कैसा होगा, आखिरी वेवलेंथ कैसा होगा, मिनिमम मैक्सिमम, रेडबर्ग कांस्टेंट उसकी वैल्यू, उसका यूनिट, बाल्मर फार्मूला या एम्पिरिकल फार्मूला, ये सारी चीजें शामिल हैं। ऑप्शनल में है बोर एटॉमिक मॉडल, ये ऑप्शनल में है, सिलेबस में नहीं है, लेकिन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से इसका ताल्लुक है। पढ़ो तो अच्छा है, ना पढ़ो तो आपकी किस्मत है। अगर पेपर बनाने वाले ने इससे क्वेश्चन उठाया तो आप उस पर क्लेम नहीं कर सकते हो, आप कोर्ट नहीं जा सकते हो कि भाई तुमने तो सिलेबस में नहीं दिया था। वो कहेगा कि मैंने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम तो दिया था, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की सारी बातें बोर एटॉमिक मॉडल से एक्सप्लेन होती हैं। तो अगर क्वेश्चन बोर से आया, बोर एटॉमिक मॉडल से आया तो यू कैन नॉट चैलेंज इट, आ भी सकता है, लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है तो इस पे गुजारा करें। और जनाब एक्सक्लूडेड टॉपिक में है एक्स-रेज प्लस लेजर। एक्स-रेज और लेजर जो हैं इनसे दूर दूर रहें तो आपके लिए अच्छा है। द लास्ट चैप्टर ऑफ फिजिक्स फॉर पीएमसी सिलेबस एंड दैट इज चैप्टर नंबर 20 न्यूक्लियर फिजिक्स। और न्यूक्लियर फिजिक्स जो है इसमें शामिल जो है वो है रेडियो एक्टिविटी। द फर्स्ट टॉपिक इज रेडियो एक्टिविटी। इसमें क्या क्या है ये भी आपको एक मिनट में बता देता हूँ। डेफिनेशन ऑफ रेडियो एक्टिविटी, हिस्ट्री ऑफ रेडियो एक्टिविटी, किसने डिस्कवर किया, कैसे डिस्कवर किया, कब डिस्कवर किया। इसके अलावा एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स कि कितने किस्म के रेडिएशन इसमें बनते हैं, कहाँ से पैदा होते हैं, अनस्टेबल न्यूक्लियाई का क्या मतलब है, कौन सा फोर्स इसके पीछे एक्टिव होता है, ये बातें एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट। अल्फा एमिट होता है तो न्यूक्लियस में क्या चेंज आता है, बीटा एमिट होता है तो क्या होता है, गेमा एमिट होता है तो क्या होता है, अल्फा पॉजिटिव, बीटा नेगेटिव, बीटा गेमा का डिफरेंसेस क्या है और इनका ऑरिजिन क्या है, फिर इनके प्रॉपर्टीज क्या है, ये सब जो है एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स। हाफ लाइफ क्या है, फिर किस एलिमेंट का हाफ लाइफ कितना है, मिनिमम हाफ लाइफ कितना है, मैक्सिमम हाफ लाइफ कितना है, मीन लाइफ कितना है, ये बातें आपने पढ़नी है। डीके कांस्टेंट क्या है, डीके लॉ क्या है, हाफ लाइफ और डीके कांस्टेंट का रिलेशन क्या है, ये सारा मटेरियल रेडियो एक्टिविटी में आ गया और ये आपने पढ़ना है और ये आपने याद रखना है। फिर जनाब है रेडिएशंस। सेकेंड टॉपिक है रेडिएशंस। रेडिएशंस किसे कहते हैं, हाउ मेनी रेडिएशन एग्जिस्ट अराउंड अस इन प्रैक्टिकल लाइफ। इन रेडिएशंस के हार्मफुल इफेक्ट और यूजफुल इफेक्ट्स क्या हैं, इनके मेडिकल यूजेस क्या हैं और इनके बायोलॉजिकल या एग्रीकल्चर वाइज इसके यूजेस क्या हैं। तो हार्मफुल इफेक्ट्स, सोमैटिक जेनेटिक इफेक्ट्स इसके, और इसके यूजेस इन मेडिकल साइड, कौन से रेडिएशन कहाँ किस मकसद के लिए यूज होते हैं। जितना ज्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो ये आपके लिए सेफ जोन में जाओगे। तो रेडिएशन का टॉपिक, नथिंग इज इन शक, शक वाली कोई भी चीजें चैप्टर 20 में नहीं है। यानी इसके अलावा किसी टॉपिक पे मत सोचें कि ये मैंने करना, आपके पास बहुत ज्यादा टाइम है, फिर भी कोई और टॉपिक पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है। और मैं इधर कह देता हूँ रिमेनिंग ऑल, एक्सक्लूडेड में क्या है, रिमेनिंग ऑल बहुत ज्यादा है माय डियर स्टूडेंट्स। तो लेट मी पुट सम पॉइंट्स अबाउट दैट। द फर्स्ट, न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी नहीं है आपके लिए, बाइंडिंग एनर्जी नहीं है, मास डेफिसिट नहीं है, मास स्पेक्ट्रोग्राफ नहीं है, और ये है माय डियर स्टूडेंट्स के फिजन नहीं है, फ्यूजन नहीं है, न्यूक्लियर रिएक्टर्स नहीं है, सिंपल रिएक्टर नहीं है, लिक्विड मेटल फास्ट ब्रीडर रिएक्टर नहीं है, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर नहीं है, नेचुरल फोर्सेस नहीं है, ये सारी चीजें शामिल नहीं है। ये आपका सिलेबस था, उम्मीद है आपको हेल्प मिलेगी और मुझे दुआ में याद रखिएगा। और आपके लिए दुआ है कि अल्लाह करे आप में से जो भी डिजर्विंग स्टूडेंट हो और जिसके लिए ये फील्ड अच्छा हो उसके लिए भी हो, उसकी वजह से दूसरों के लिए भी अल्लाह करे उनको मंजिल मिले। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।